हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस रीडिफाइंड में। अभी हम आज आपको बताएंगे कि यूरोपीय भारत में कैसे आकर के हमारे ऊपर शासन करना शुरू कर दिए, जिसका पहला पार्ट हमने आपको कल बताया था। अब हम मेन जो है, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज भारत में किस प्रकार से आए और कैसे यहाँ पर बस गए और कैसे यहाँ पर हमारे ही ऊपर शासन करने लगे, देखते ही देखते आखिर ये किस परिस्थिति में हुआ। वो क्या उस समय भारत के राजा क्या कर रहे थे, मुगल वंश इतना बड़ा जो शासक था, आखिर वो सब कर क्या रहे थे। तो ये सारे चीजों को डिस्कस करेंगे। ग्रेट मराठा का क्या स्थिति था उस समय और कैसे इन सब के बीच में मुगल जो अंग्रेज मुट्ठी भर थे, वो कैसे पूरे भारत को अपने कब्जे में ले लिया। तो इन सब चीजों को हम जानेंगे। आपको बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। क्योंकि इसको अगर आपने, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सही से समझ लिया तो पूरे अंग्रेज को समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इससे रिलेटेड आपको काफी क्वेश्चंस जो है, आपको जो है सारे सभी प्रकार के जो एग्जाम जहां भी जीएस पूछे जाते हैं वहां पर आते हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो अभी तक तो हमने जाना है, उसका एक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले भारत में 1498 ईस्वी में कौन आए थे? पुर्तगाली। वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर भारत पहुंचे थे और वहां पर उस समय शासक जमोरिन थे। धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों ने पूरे जो है समुद्री तट जो भारत का जो है इलाका था, उस सब पर धीरे 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 करके कब्जा कर लिया। कोचीन, गोवा, बसीन, जितना भी मुख्य इलाका था सब पर धीरे धीरे करके कब्जा कर लिया। तो बाद में पूर्वी क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया। मतलब कि पूरे, अगर कहीं से भी अगर आपको व्यापार करना है भारत के साथ तो पुर्तगालियों को चुंगी देना पड़ता था। बाद में पुर्तगालियों के बाद जो है डच आए 1595 में, और फिर धीरे धीरे जो है पुर्तगालियों को इन्होंने रिप्लेस करना शुरू किया। उसी समय 1600 में जो है अंग्रेज भी आए और बाद में जो है अंग्रेज, और फिर 1664 में फ्रेंच आए। तो इन सब के आने के बाद जो है धीरे धीरे अंग्रेज जो है इन बाकी जो यूरोपीय ताकतें थी, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच, इसके अलावा डेनिश भी आए, डेन, तो उन सभी को जो है धीरे धीरे करके इसने बाहर कर दिया अंग्रेजों ने, और एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया इंडिया में। इवन इंडिया के भी जो राजा थे उन सबको भी बाहर कर दिया गया। तो आखिर ये कैसे हुआ, ये अभी हम आपको बताएंगे। तो अब भी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर पुर्तगाली जो है, जो कि 100 साल तक अनडिस्प्यूटेड, 1500 से लेकर 1600 तक इसको कोई जो है चुनौती ही नहीं था, तो फिर आखिर कैसे वो एकाएक जो है पिछड़ गया इस रेस में। उसके पीछे जो है कई कारण थे। पुर्तगालियों के पतन के पीछे कई कारण थे। तो उसमें जो कुछ कारण जो मेन है उसके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं पहले, कि पुर्तगाली आखिर में क्यों पिछड़ गए और बाद में अंग्रेज आगे आ गए। इसका एक तो सबसे मेन कारण था कि पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली क्या कर रहे थे ना, कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है यहाँ के राजनीति में दखल देना शुरू कर दिए थे। और उस समय मुगल साम्राज्य काफी मजबूत था। तो उस समय के परिस्थिति के हिसाब से वो सही नहीं था। वो क्या कर रहा था कि प्रजा का जो है धर्मांतरण करना शुरू कर दिया था। आपके पास राजनीतिक ताकत है नहीं और आप प्रजा का धर्मांतरण कर रहे हैं, तो प्रजा जो है उसके अगेंस्ट में हो गया। जैसे गोवा वगैरह में से लेकर पूरा जितना भी एरिया था, खास करके पश्चिम भारत में ही उसका ज्यादा प्रभाव था पुर्तगालियों का। तो उसमें धीरे धीरे जो है लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे पुर्तगालियों को। तो आम जनता जो है इसके अगेंस्ट में था। धीरे धीरे मुगल शासक और जो लोकल शासक सब थे उन लोगों को भी ये बात पता चला। तो ये इसके कारण धीरे धीरे पुर्तगालियों को वहां पर प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। बाद में जब मराठा ताकतवर हुए तो मराठा ने जो है ये बसीन, सालसठ, ये सब जो इलाका था वो सबको छीन लिया पुर्तगालियों से। इसी प्रकार से अंग्रेज जो है ताकतवर हो गए, सूरत से भगा दिए पुर्तगालियों को। तो धीरे धीरे करके पुर्तगालियों का जो है इसमें वर्चस्व खत्म होता गया। और जो उसका जो ब्लू वाटर पॉलिसी था पुर्तगालियों का, ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, ये एक पॉलिसी था पुर्तगालियों का। इसमें था कि हिंद महासागर पर अपना कब्जा कर लेना। और इसको जो पहला पुर्तगाली गवर्नर आए थे, जो वायसराय, जो आपको हम बताए थे कल, अल्मीरा ने ही शुरू किया था ब्लू वाटर पॉलिसी।
जिसमें था कि हिंद महासागर पर ऐसा वर्चस्व कर ले कि मतलब कोई दूसरे ताकत को एंट्री नहीं होने दे। लेकिन बाद के वर्षों में अंग्रेज जो है इतने ताकतवर हो गए कि वो उन्होंने पुर्तगालियों को इससे बाहर कर दिया। मतलब वहां पर हिंद महासागर पर कब्जा करने का मतलब था कि आपके पास 9 सैनिक मजबूत होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों का ताकत धीरे धीरे इतना ज्यादा हो गया कि पुर्तगाली उसके सामने में टिक नहीं पाए। तो यह भी एक कारण था। एक और जो महत्वपूर्ण कारण था, पुर्तगाली जो है उसी समय साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका जिसको बोलते हैं, वहां पर ब्राजील में सोना मिल गया। और ब्राजील जैसा कि आपको पता होगा फुटबॉल खेलता है, काफी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं ब्राजील, और वो पुर्तगाली स्पीकिंग कंट्री है। मतलब वहां के लोग पुर्तगीज भाषा बोलते हैं, क्योंकि पुर्तगाली जो है धीरे धीरे इंडिया से शिफ्ट होकर ब्राजील चले गए और ब्राजील में उन्होंने ज्यादा जो है अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पर गोल्ड भी मिल गया था और फिर वहां कॉफी वॉफी का भी काफी ये प्लांटेशन कर लिया गया। तो धीरे धीरे जो है पुर्तगाली जो है ब्राजील के तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गए। इसके कारण भी उनका इंटरेस्ट इंडिया में चूंकि इतने सारे लोगों से पंगा लेना था, काफी झगड़ा चल रहा था डचों से, फिर अंग्रेजों से, फिर बाद में फ्रेंच आ गए, डेनिस आ गए। तो देखा कि इतना मार मचाने से अच्छा है कि वो उधर साउथ अमेरिका में ब्राजील में उसको कोई दिक्कत नहीं था, तो ब्राजील में अपना वो एक जगह लेकर के वहां पर अपना सेटल हो गया। तो इंडिया में उसके पास सिर्फ गोवा, दमन और दीव रह गया और उसमें वो अपना पीसफुली अपना, क्योंकि बाकी जगहों को इंटरेस्ट खत्म कर दिया तो अंग्रेज भी उसको उतना छोड़ दिया। तो गोवा, दमन, दीव में केवल पुर्तगाली रह गए। डच का साथ क्या हुआ? डच के साथ भी सिमिलर मैटर था। अमेरिका मिल गया था सभी को, यूरोपियन लोगों को, और डचों को जो है साउथ पूर्व एशिया का जो देश था जैसे इंडोनेशिया वगैरह, उसमें डच जो है काफी मजबूत हो गया था। तो उन्होंने इधर अपना इंटरेस्ट जो है ये एक प्रकार से अंग्रेजों से सेटलमेंट कर लिया कि हम इधर रहेंगे, तुम इसमें हमको डिस्टर्ब मत करो इंडोनेशिया में, हम तुमको इंडिया में नहीं करेंगे। तो एक प्रकार का ये हो गया। और 1759 में बेदरा का युद्ध, जैसा कि हम बताए थे, बेदरा का युद्ध में फाइनल पराजय हो गया डचों का, उसने इंडिया को छोड़ दिया परमानेंटली, सिर्फ इधर अपना दक्षिण पूर्व एशिया से मसालों के व्यापार में ये हो गए। अब है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज आता है कि आखिर पुर्तगालियों के जो आक्रमण हुआ और ये पुर्तगाली 100, 150, 200 साल तक इंडिया में रहे, अब गोवा में तो बहुत दिनों तक रहे, 1500 में आए 1498 में, और गोवा से गए हैं 1961 में। मतलब 1510 में गोवा को कब्जाया था पुर्तगालियों ने और वहां से गए हैं 1961 में। मतलब पुर्तगाली ऐसे थे जो सबसे पहले इंडिया में आए और सबसे बाद में गए। तो ये आखिर पुर्तगालियों के आने से क्या प्रभाव पड़ा इंडिया में, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो पुर्तगालियों से आने से जो कुछ लाभ भी हुए, वो लाभ मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला ये है कि पुर्तगाली जब आए हैं इंडिया में तो इन्होंने अपने साथ लाया प्रिंटिंग प्रेस। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने लाया? प्रिंटिंग प्रेस लाया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों से जो लाभ हुआ है वो पहला है कि प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने इंडिया में लाया, ठीक है। दूसरा यह है कि इन्होंने एक प्रकार का स्थापत्य का शैली लाया जिसे गोथिक शैली कहते हैं। गोथिक शैली की इमारत इंडिया में बनाने का जो है, स्टार्ट करने का ये प्रचलन जो है पुर्तगालियों ने शुरू किया, जिसमें ढेर सारा चर्च वगैरह है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, आपको गोवा में मिलेंगे, केरला वगैरह में मिलेंगे, कई जगह मिलेंगे। जो गोथिक शैली जो है, जो यूरोपियन स्टाइल का जो बिल्डिंग है, वो भारत में सबसे पहले किसने लाया? पुर्तगालियों ने लाया। तो ये है। तीसरा है कि पुर्तगालियों ने कई प्रकार के फल वगैरह इंडिया में ले आया, जैसे कि आलू। आलू भारत में कौन लाया सबसे पहले? आलू। मतलब 1498 से पहले भारत को लोगों को आलू के बारे में नहीं पता था, तो पहले हम लोग आलू नहीं खाते थे। आलू भारत में कौन लाया? पुर्तगालियों ने। जो लाल मिर्च जो होता है, लाल मिर्च जो हरा मिर्च होता है, हरा मिर्च और लाल मिर्च, वो भारत में किसने लाया? पुर्तगालियों ने लाया। मक्का भारत में किसने लाया? मक्का भी भारत में पुर्तगालियों ने लाया था। मकाई जिसको बोलते हैं, मक्का, कॉर्न, पॉपकॉर्न जिससे बनता है,
तो वो भारत में किसने लाया? पुर्तगालियों ने लाया। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक और जो निगेटिव चीज भी था, वो तंबाकू भी भारत में सबसे पहले, तंबाकू भी भारत में पुर्तगालियों ने ही लाया था। तो तंबाकू से पहले हम लोग परिचित नहीं थे। तो ये सब जो है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हुआ पुर्तगालियों के आने का। अब डचों का जो है कुछ विशेष इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन डचों ने क्या किया कि भारत के मसाला के व्यापार तो कर ही रहा था साउथ ईस्ट एशिया से, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस सब में भी आपको पता है कि काफी ज्यादा मसाले होते हैं, और केरला में भी होते हैं। इसके अलावा जो है सूती वस्त्र जो है बंगाल में सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने में और जो इंटरनेशनल मार्केट उसका बनाने में डचों का बहुत बड़ा योगदान था। मतलब डच उस समय जो है बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र, मतलब बहुत बड़ा व्यापारी हो गए थे सूती वस्त्र का, और इसका डिमांड यूरोपियन कंट्री में और ऑल ओवर वर्ल्ड में उन्होंने पैदा कर दिया था। तो डचों के का ये हो गया। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। ठीक है, और हम देखेंगे कि अंग्रेज आखिर भारत में कैसे आए और कैसे वो आगे बढ़ते चले गए। तो देखिए, सबसे पहले उसमें कुछ जो महत्वपूर्ण जो तिथि है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। 1600 ईस्वी में, इससे भी पहले अगर हम देखें तो 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनाया कुछ मर्चेंट्स का समूह ने मिलकर, और उन्होंने देखा कि मतलब पुर्तगाली लोग बड़ी कमा रहे हैं इधर से, पूर्वी क्षेत्र से व्यापार कर करके, तो क्यों ना हम लोग भी कमाए। अंग्रेज सोचा, क्योंकि अंग्रेजों का धीरे धीरे वहां पर मतलब अंग्रेजी शासन में एलिजाबेथ का युग जो है एक प्रकार का स्वर्ण युग माना जाता था। तो धीरे धीरे जो है वहां पर भी पैसा आया, जो है वहां भी मध्य वर्ग का उदय हुआ, जो है व्यापारी वर्ग का उदय हुआ अंग्रेजों के यहाँ भी, इंग्लैंड में भी। तो वहां के व्यापारी भी एक ग्रुप बनाए, और 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने उसको अप्रूवल दे दिया 15 साल के लिए, 15 वर्ष के लिए पहले अप्रूवल दिया गया। वो भारत के साथ एवं पूरे पूर्वी क्षेत्र के साथ, एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी का यह मतलब नहीं था कि सिर्फ इंडिया में ही उसको करना था, पूरे पूर्वी क्षेत्र, मतलब उसमें भारत पूरे एशिया आ जाता था, मतलब भारत, चीन, जापान, ये सब जितना भी था सबके साथ व्यापार करने के लिए इसको अधिकार दे दिया गया। पूर्वी क्षेत्र में इसको 15 साल के लिए दे दिया गया। बाद में जो है एलिजाबेथ के मृत्यु के बाद जेम्स प्रथम जो राजा बने, उन्होंने भी इस चीज को कंटिन्यू रखा, और 1608 में उन्होंने अपना दूत कैप्टन हॉकिंस नाम याद रखना है, कैप्टन हॉकिंस को जो है जहांगीर के दरबार में भेजा। एक्चुअली उन्होंने भेजा तो अकबर के दरबार में ही था, लेकिन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई, और तो जहांगीर के पास जो है वो पहुंचे फरमान लेकर, अपना जो भी उनके पास अपना अपील था, और जहांगीर से अनुमति लेकर वो सूरत में एक कारखाना बनाना शुरू किए। लेकिन वहां पर लोकल व्यापारी और पुर्तगालियों ने जो है उसका विरोध किया। विरोध करने के कारण अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा। तो 1608 में जो सूरत में कारखाना खुल रहा था वो खुल नहीं पाया, बल्कि खुलते खुलते रह गया। इसी बीच में मछलीपट्टनम में एक टेम्पोररी फैक्ट्री जो है, मछलीपट्टनम ईस्टर्न कोस्ट पर है, और वहां पर आंध्र प्रदेश में, वहां पर इन्होंने एक अस्थायी कारखाना तब तक खोल लिया इसी बीच में। बाद में जो है 1613 में सूरत में जो है परमानेंट फैक्ट्री, बाद में जो है पुर्तगालियों को इन्होंने, अंग्रेजों ने हरा दिया 1612 में युद्ध में। तो मुगलों ने देखा कि अंग्रेज तो ज्यादा शक्तिशाली है पुर्तगालियों से, तो इसलिए उनको अनुमति दे दिया, और उन्होंने अपना फैक्ट्री बना लिया। 1613 में सूरत में एक परमानेंट फैक्ट्री बना लिया। इसके बाद जो है सर थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में, 1615 में सर थॉमस रो भारत आए, वो भी जेम्स प्रथम के दूत बनकर आए। तो इन्होंने भी जो है जहांगीर के दरबार में गए, उनसे कुछ रियायतें लिए, और कई जगहों पर, मतलब पूरे इंडिया में
कई जगहों पर जो है इनके जाते जाते सर थॉमस रो के, एक्चुअल में सर थॉमस रो ज्यादा सफल हुए और इन्होंने कई जगहों पर अपना जो है फैक्ट्री खोला जो है जहांगीर से परमिशन ले लेकर, और इनका व्यापार चालू हो गया। हालांकि जहांगीर से ये जो चाह रहे थे कि हमको फ्री ट्रेड मिल जाए या एक लमसम अमाउंट पर हमको मिल जाए ट्रेड करने के लिए, वो नहीं मिला। लेकिन जो है फिर भी इनको काफी सफलता मिली सर थॉमस रो को, और इसे कहकर इनको सर का भी उपाधि दिया गया ब्रिटेन लौटने के बाद। तो सर थॉमस रो काफी महत्वपूर्ण है। इनके पीरियड में जो है काफी ज्यादा जो है विकास हुआ अंग्रेजों का इंडिया में। तो ये सब जो आए थे शुरू में व्यापारी बनकर के ही आए थे, और धीरे धीरे इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू किया। जैसा कि हम देखते हैं पहले पुर्तगालियों ने ये काम शुरू किया, राजनीतिक वर्चस्व बनाना, और बाद में अंग्रेज भी इसी काम में लग गए। तो आखिर उस समय भारत में क्या चल रहा था उसको भी जानना समझना जरूरी है। जब पुर्तगाली आगे बढ़ रहे थे 1500 के आसपास, तो भारत में जो है अभी उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का राज्य था, और बाद में जो है मुगलों का शासन शुरू हुआ। तो ये लोग क्या करते थे कि जो बड़े शासक थे उनसे अपील का सिस्टम रखते थे, उनसे अपना पैर हाथ जोड़े और अपना रियायत कुछ ले लेते थे, और इस प्रकार से अपना काम करते थे। जैसे मुगलों के दरबार में वैसे ही ये लोग माथा टेक टेक कर जाते थे। लेकिन जो छोटे छोटे राजा होते थे उनसे ये कई बार लड़ाई लड़कर अपना जबरदस्ती ले लेते थे। तो ये चीज इस प्रकार का पॉलिसी अपनाते थे, कमजोरों से छीन लेते थे और जो मजबूत होता था उसके सामने हाथ जोड़ करके उनसे मांग लेते थे। मतलब दोनों प्रकार से ये लोग धीरे 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 अपना सेटलमेंट बढ़ाते जा रहे थे। ऐसे ही करते करते इन्होंने 1632 में गोलकुंडा के शासक जो थे उस समय, उनसे एक सुनहरा फरमान ले लिया। सुनहरा फरमान में यह था कि फ्री में उनको जो है मिल गया उस इलाके से ट्रेड करने का लाइसेंस, मतलब वहां पर व्यापार करने के लिए। इसी क्रम में जो है धीरे 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 इन्होंने क्या किया कि डचों को भगा दिया बंगाल से, और बंगाल में काफी मजबूत होने लगे। ये देख करके औरंगजेब का जो है माथा ठनका। औरंगजेब देखा कि धीरे धीरे ये लोग जो है काफी आगे बढ़ रहा है अंग्रेज। तो इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को जो है कि युद्ध में 1686 ईस्वी में औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ बंगाल में, और उसको जो है अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। सर जॉन चाइल्ड अंग्रेजों के जो है लीडर थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 1686 में औरंगजेब से अंग्रेजों का लड़ाई हुआ था। अगर उसी समय ये लोग संभल जाते मुगल लोग तो अंग्रेज को परमानेंटली ही भारत से निकाल देते। लेकिन ये लोग क्या करता था कि हार गया बस जाके पर पकड़ लिया। तो 1686 में हारने के बाद ये लोग चिरौरी करता रहा मुगलों का, और 1690 में जाकर के औरंगजेब ने उसको अपना जितना उस जगह से उसको भगाया था और जो पुराना सेटलमेंट था वो उसको वापस लौटा दिया। तो यथा स्थिति में चला गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसी बीच में क्या हुआ कि 1661 ईस्वी में, अब देखिए पूरे इंडिया में धीरे धीरे वो आगे बढ़े, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इलाके में। 1661 ईस्वी में क्या हुआ कि एक शादी हुआ। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का शादी जो है कैथरीन नाम के राजकुमारी से हुआ, जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। और दहेज में जो है, दहेज में क्या दे दिया गया? बम्बई। बम्बई पर उस समय पुर्तगालियों का कब्जा था, और पुर्तगाली सेटलमेंट के साथ वो पूरा जो बस्ती था और जो वो टापू था, बम्बई एक्चुअली में 7 आइलैंड का एक समूह था उस समय। बाद में अंग्रेजों ने उसको भर करके पूरा शहर बना दिया, भर दिया पूरा समुद्र को अंग्रेजों ने। तो 1661 ईस्वी में बम्बई जो है दहेज में मिल गया अंग्रेजों को पुर्तगालियों से, और पुर्तगाली धीरे धीरे इंडिया में कमजोर भी हो रहा था। तो बम्बई इन्होंने दे दिया अंग्रेजों को। अंग्रेज का नजर ही था बम्बई में पहले से ही, नहीं भी देता तो बाद में ये लोग जीत ही लेता, लेकिन जो है दहेज में मिल गया। ठीक है, दहेज में मिल गया। तो 1667 में जो राजा थे वो देखे कि बम्बई इतना दूर हम रखकर क्या करेंगे, तो उन्होंने कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये 10 पाउंड वार्षिक किराए पर
10 पाउंड वार्षिक किराए पर बंबई को दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि तुम वहां जाकर अपना जो है वहां पर जो भी सेटलमेंट है करो, फैक्ट्री तैक्ट्री बनाओ और आराम से वहीं से काम करो। तो यहां पर 1661 ईस्वी में जब इनको मिल गया 67 में, तो कंपनी वहां पर धीरे धीरे अपना जो है विस्तार बंबई में करना शुरू किया और बाद में सूरत से जो अपना जो प्रेसिडेंसी का जो मतलब अपना जो कारोबार का जो मेन अड्डा था उसको शिफ्ट कर लिया बंबई। ठीक है, उस इलाके का, इस इलाके का पश्चिमी भारत का जो अड्डा था उसको सूरत में पहले था, उसको बंबई शिफ्ट कर लिया बाद में जाकर। इसी बीच में जो है इधर कलकत्ता के तरफ 3 गांव जो है सूतानाती, कोलिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव जो है इन्होंने क्या किया कि वहां के जो सूबेदार थे लोकल उनसे खरीद लिया और ले लिया, मतलब उसका सूबेदारी करके ले लिया उनसे जमींदारी वहां का, वो 3 गांव का। और उस तीनों गांव को मिलाकर एक कलकत्ता नाम का शहर बसाया। 3 गांव का मिलाकर इन्होंने कलकत्ता का शहर बसाया। इसी समय जब ये 1686 ईस्वी में हार गए, जब 1690 में वापस आए तो उसके बाद इन्होंने कलकत्ता बसाया। इसी बीच में इन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो वहां पर इनका जो है, और 1700 ईस्वी में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी घोषित कर दिया। पहला प्रेसिडेंसी नगर 1700 ईस्वी में कलकत्ता को बनाया गया। इसी समय यहाँ फोर्ट विलियम का भी स्थापना हुआ 1696 में। कलकत्ता में फोर्ट विलियम का स्थापना हुआ। फोर्ट विलियम जो है और वहीं से एक्चुअली राजधानी बना करके वहां से ही काम करना शुरू कर दिया। तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता को एक प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1696 में फोर्ट विलियम वहां बन गया था। फोर्ट विलियम एक्चुअली बाद में जब प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव जीत गए तो उन्होंने फिर एक किला बनवाया। पहला किला तो फोर्ट विलियम का 1696 में बनना शुरू हुआ था और 1700 के आसपास बन करके तैयार हो गया था। ठीक है, तो इसका नाम जो है विलियम तृतीय, जो अंग्रेज मतलब इंग्लैंड के एक राजा थे विलियम तृतीय, उनके नाम पर, विलियम तृतीय के नाम पर इसका नाम फोर्ट विलियम पड़ा था। ठीक है, 1700 ईस्वी में इसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया। ठीक है, और उसी साल कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। एक एक चीज को एकदम रख जाना है, दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो 1700 ईस्वी में कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर भी घोषित किया गया। उसी साल जो ये किला बन रहा था उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया, विलियम तृतीय नाम के इंग्लैंड के राजा के नाम पर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। बाद में इस किला का विस्तार किया गया 1757 ईस्वी में। जब प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने किला को और विस्तारित किया क्लाइव के द्वारा, और वो किला जो है बनकर 1681 ईस्वी में तैयार हुआ। 1781 में तैयार हुआ। वो काफी बड़ा किला था, 3-4 किलोमीटर में फैला हुआ। तो इस प्रकार से ये किला वगैरह बन गया। एक और जो है काम हुआ इसी बीच में कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, सबसे पहला जो किला बना है वो, अब ये 2 जगह हम देख लिए। एक और मेन इलाका था मद्रास, नाम सुने होइएगा। 3 प्रेसिडेंसी नगर था, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तो बंबई और कलकत्ता के बारे में भी हमने बताया कि कैसे मिला अंग्रेजों को। अब है ये, इन्होंने एक फ्रांसिस डे नाम के अंग्रेज थे, इन्होंने जो है वहां लोकल जो एक नवाब थे उनसे जो है मद्रास का जो एक छोटा सा इलाका था, उसको चेन्नई करके बोला जाता था, उसको जो है ले लिया पैसे वैसे देकर, और कुछ अपना ताकत और कुछ पैसा दोनों मिलाकर इन्होंने ये इलाका ले लिया। और वहां पर 1639 से 1644 के बीच में एक किला बनाया गया जिसका नाम रखा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला जो है सेंट जॉर्ज डे के नाम पर जो है बनाया गया। सेंट जॉर्ज डे जो है ब्रिटेन का उस समय का जो है बहुत पॉपुलर जो है सेंट होते थे वहां, जैसे ब्रिटेन का जो चर्च होता है ना एंग्लिकन चर्च, उसके सेंट थे ये। तो सेंट जॉर्ज डे के द्वारा के नाम पर इसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा।
और यह भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सबसे पहला किला था, और सब बहुत इंपॉर्टेंट किला था ये, जो मद्रास शहर में है, समुद्र के फेसिंग में। ठीक है, इस किला का भी समय समय पर विस्तार किया जाता रहा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला बनाया, फोर्ट विलियम, ये दो किला सबसे इंपॉर्टेंट किला है। इसके अलावा भी जो है कई किला बनाए गए, सेवड़ी का किला है, माहिम का किला है, बंबई में है ये सब, और भी बहुत सारे किला अलग अलग जगह पर बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, जो आपको दिखेंगे आज के डेट में भी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए अंग्रेजों के द्वारा, जो आज के डेट में भी हर राज्य में आपको मिलेंगे। तो धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो है वर्चस्व बनाना शुरू किया। 1717 में आपको पता है कि 1705 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के मृत्यु होने के बाद जो है मुगल शासक उतने मजबूत नहीं रहे, जिसको उत्तर मुगल काल या लेटर मुगल पीरियड कहा जाता है, उसके जो शासक थे वो कमजोर थे। उसी कमजोर शासक में एक 1713 से 19 के बीच में आपको पता होगा कि बने थे, 1713 से 19 के बीच में कौन रहे थे? फारूक सियर। ठीक है, फारूक सियर जो है के दरबार में जॉन शर्मन नाम के एक अंग्रेज जो है गए दूत बन के, और उनके साथ एक चिकित्सक थे हैमिल्टन, डॉक्टर हैमिल्टन समझिए उसको, सर्जन हैमिल्टन भी उसको बोला जाता है बहुत बार। उन्होंने फारूकसियर को कोई बीमारी हो गया था कुछ, तो उनका इलाज कर दिया। तो ये काफी खुश हो गए। ये खुश होकर के अंग्रेजों को एक फरमान दे दिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण अंग्रेजों का स्थिति जो है ना बाकी जितने भी यूरोपीय थे उससे काफी आगे चला गया। बाकी का स्थिति बहुत लोअर दर्जे का हो गया उस फरमान के बाद। और यह फरमान क्या था जो 1717 में दिया गया था। 1717 में एक फरमान दिया गया था अंग्रेजों को फारूकसियर के द्वारा। इस फरमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस फरमान की कुछ मुख्य बातें आपको बता देता हूं। इसमें सबसे पहला था कि 3000 रुपया वार्षिक पर बंगाल, 3000 रुपये वार्षिक पर बंगाल में फ्री व्यापार का अनुमति दे दिया। 3000 रुपया वार्षिक पर बंगाल में फ्री व्यापार का अनुमति दे दिया। और बंगाल उस समय का मतलब अभी आज का छोटा सा बंगाल नहीं था। बंगाल का मतलब पूरा बांग्लादेश, पूरा अभी का पश्चिम बंगाल, पूरा बिहार, पूरा झारखंड, पूरा उड़ीसा, यह सारा से व्यापार के लिए सिर्फ 3000 रुपया वार्षिक देना था। बहुत ही कम मतलब हो गया। उसके बाद फ्री, आपको कोई टैक्स नहीं, न इंपोर्ट ड्यूटी न एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ नहीं, आयात निर्यात शुल्क से मुक्ति। तो ये जो मिल गया, इसके कारण अंग्रेज जो है काफी शक्तिशाली हो गए, इनके पास पैसा का भरमार हो गया, क्योंकि अब तो ये फ्री में व्यापार करने लगे। दूसरा जो है 10,000 रुपये वार्षिक पर 10,000 रुपये वार्षिक पर सूरत से भी व्यापार दे दिया। सूरत उस समय सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था, व्यापारिक केंद्र। तो 10,000 रुपये वार्षिक पर सूरत में भी फ्री ट्रेड, मतलब वहां भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, सिर्फ साल में 10,000 दे देना है। इसके अलावे एक और महत्वपूर्ण चीज हुआ, बंबई के टकसाल से जो सिक्के ढाले जा रहे थे उसको पूरे इंडिया में चालू कर दिया। मतलब सिक्का अंग्रेज ढालने लगे, उसको पूरे इंडिया में जो है वैलिड कर दिया गया। मतलब अंग्रेजों द्वारा जो बंबई में सिक्का ढाले जा रहे थे उसको पूरे इंडिया में वैलिड कर दिया गया। यह भी बहुत बड़ा जो है ये था। इन तीनों जो पॉइंट्स थे उस फरमान के, उसके कारण अंग्रेज भारत में काफी शक्तिशाली हो गए। मतलब सिक्के अब अंग्रेज ढालने लगे और उनको उसी सिक्के से सामान मिलने लगा। तो जितना मन है सिक्का ढालो और सामान खरीद लो फ्री में। तो ये इनको मिल गया। 10,000 रुपया वार्षिक पर सूरत मिल गया, 3,000 वार्षिक पर बंगाल मिल गया।
मतलब गुजरात बंगाल सब मिल गया इनको, और पूरा इंडिया में तो उन्हीं का सिक्का चलने लगा। तो इस सब के कारण जो है काफी कंपनी का स्थिति मजबूत हो गया, और बाद में धीरे धीरे वो बंगाल के इलाकों में और अन्य जगह पर भी, मद्रास में भी, जैसा कि आप देखेंगे आगे चल के कर्नाटक युद्ध वगैरह हुआ, जिसमें धीरे 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 करके अंग्रेज जो है मतलब अपना स्थिति इतना मजबूत कर लिया कि उसके कुछ ही दिन बाद पलासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल को नवाब सिराजुद्दौला को हरा के और हटा दिया, और बंगाल पर एक ब्रिटिश शासन एक प्रकार से चालू हो गया। और फिर धीरे धीरे समय का बात था, बाकी जगह भी वैसे ही हुआ, बंबई में भी वैसे ही हुआ, धीरे धीरे सबको हरा के पेशवा उशवा सबको हरा करके उधर भी कब्जा लिया, और बाद में मद्रास इलाका में भी कब्जा लिया। तो आज हमने पूरा समझ लिया कि अंग्रेज किस प्रकार से जो है भारत में आगे बढ़े हैं। अब लास्ट जो है वो है फ्रेंच, और थोड़ा सा बीच में डेनिश भी आए थे। तो ये जो है ये, और इसमें अंग्रेज कैसे आगे बढ़ गए, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम और ज्यादा वीडियो बना सके। धन्यवाद।